नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के जो पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, उसका पार्ट 3 हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि विश्व के अलग अलग भागों में कौन से प्रकार के खनिज कितनी मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है या कितनी मात्रा में उनके भंडार वहाँ पर प्राप्त होते हैं। अभी देखिए अपने क्या है, चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट 3 है उसको पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हम शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है खनिज संसाधन तथा शक्ति संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार से वो लिए हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन खनिज संसाधन को उपयोगी बनाने का जो कार्य करता है वो हमारे पास होता है शक्ति संसाधन के रूप में। यानी हर एक कार्य को करने के लिए जिस प्रकार से मानव शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, उसी प्रकार से हर एक मशीन या बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको कार्य करने के लिए, गति करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको उपयोगी बनाने के लिए क्या है, हमें शक्ति संसाधन की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के शक्ति संसाधन हमारे संसार में मौजूद है, जो क्या है परंपरागत रूप से भी हैं और गैर परंपरागत रूप से भी हमारे पास विद्यमान है। उनका उपयोग करके अपने क्या करते हैं, ऊर्जा का वहन करते हैं दूसरी चीज़ों में, जिसके कारण वो उपयोगी रूप से क्या है कार्य हमारे लिए पूर्ण करती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले भाग को, जो है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन जो होते हैं वो हमारे लिए कृषि, उद्योग, घर या घरेलू कार्य में या हमारे परिवहन के लिए सभी प्रकार की चीज़ों के लिए क्या है, शक्ति पर जो संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि ऊर्जा संसाधन जो है वो विस्तृत रूप से 2 भागों में बांटे गए हैं। एक तो परंपरागत स्रोत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोत की। परंपरागत स्रोत ऐसे शक्ति संसाधन जो बहुत से वर्षों में या आदिकाल से क्या है मानव अपने उपयोग के लिए उनका यूज कर रहा है, उनका वहन कर रहा है, और उनके उपयोग से क्या है अपने ईंधन और जीवाश्म ईंधनों के ये जैसे 2 मुख्य स्रोत है, इनके उपयोग के द्वारा क्या है सामान्य उपयोग करके उनका अपने जीवन के कार्यों को आसान किया जा रहा है उसके द्वारा। तो अभी देखते हैं कि परंपरागत स्रोत किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। देखिए परंपरागत स्रोत में खनिज तेल, ठीक है, दूसरा प्राकृतिक गैस। सबसे पहले खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये है क्या है परंपरागत संसाधन हैं ऊर्जा के, जिनका उपयोग क्या है लगातार अपने करते हैं। खनिज तेल के अंतर्गत क्या होता है, आसानी से परिवहनीय होता है। यह परिवहन क्या होता है इसका, आसान होता है। आपने देखा भी होगा तेल को क्या है ट्रक के पीछे टैंकरों में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा जो पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या होता है, खनिज तेल होता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार, यानी खनिज तेल क्या है, एक तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए क्या है आधार का कार्य करता है, दूसरा इसका परिवहन क्या होता है आसान होता है। यह क्या है इसके लाभ हैं। अगर इसकी हानि की बातें करें तो तेल क्या होता है, अधिप्लावन होता है, जिसके कारण यह नुकसानदायक हो सकता है। अधिप्लावन होने के कारण तेल के ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। अधिप्लावन होने के कारण गैस का यानी ऑक्सीजन का अपक्षय। और निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है। इसके निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी होती है।
दूसरा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता, इसके द्वारा नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता। तो इसके अंदर अगर देखें अपने खनिज तेल या पेट्रोलियम को, तो क्या है, यह इसके लाभ और हानि हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखें, जैसे अपने क्या है कार से चलाते हैं, वो पेट्रोलियम की सहायता से चलाते हैं, या अन्य कार्य भी क्या है पेट्रोल के द्वारा किए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है, दो शब्दों से बना है, पेट्रो प्लस लियम, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। पेट्रो का मतलब होता है सेल और लियम का मतलब होता है तेल। दोनों को जोड़ें तो क्या है, सेल तेल या सेलों के मध्य प्राप्त होने वाला तेल, सेलों के मध्य प्राप्त होने वाला तेल। तो पेट्रोलियम क्या है, वैसा तेल है जो सेलों के मध्य प्राप्त होता है। शुरुआत में क्या है, गाढ़े काले द्रव जैसा होता है। शुरुआती रूप कैसा होता है, शुरुआत में गाढ़े काले तेल जैसा होता है, काले तेल के रूप में होता है। और यह क्या है, गाढ़े तेल काले तेल के रूप में होता है। इसका वेदन कहाँ कहाँ होता है भाई, वेदन या तो अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय का मतलब तट के पास में, ठीक है, और या फिर तटीय क्षेत्र में इसका वेदन किया जाता है। वेदन का अर्थ हो गया, जैसा कि मैंने बताया था, खनिजों को निकालने के लिए प्रक्रिया होती है, तो वेदन का अर्थ हो गया निकालने का जो प्रक्रिया है उसको। और निकाला कहाँ से जाता है, वेदन कहाँ से किया जाता है, अपतटीय या तटीय क्षेत्र से इसका वेदन किया जाता है, ठीक है। अब इसका जब वेदन किया जाता है तो इसको भेजा जाता है परिष्कृतशाला, परिष्कृतशाला के अंदर इसको भेजा जाता है, जहाँ पर इससे अलग अलग उत्पाद, यानी ये जो गाढ़ा काला तेल होता है, इससे पेट्रोल, डीजल या इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ें होती हैं, या मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है, जैसे मिट्टी का तेल इससे निकाला जाता है, मोम इससे निकाला जाता है, प्लास्टिक इससे निकाला जाता है। इसको परिष्कृत, यानी एक गाढ़े काले तेल को परिष्कृत करने के बाद हमें इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो क्या है वास्तव में अपने आप में क्या है, बहुमूल्य चीज़ें हैं। इसी के कारण इसको क्या है, काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, काला सोना, क्योंकि इसकी उपलब्धता जितनी है उस आधार पर इसकी डिमांड और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यह क्या है, बहुमूल्य वस्तुओं की श्रेणी में आता है। इसी के कारण इसको काला सोना भी पुकारा जाता है, या काला सोना के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो 2 पॉइंट रह गए हैं हमारे पेट्रोलियम से पहले, उनको हम बाद में कवर करेंगे, अपने इसके आधार पर चलते रहेंगे, ठीक है। तो काला सोना भी कहा जाता है पेट्रोलियम से बने पदार्थों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं भाई, उत्पादक देश हैं इसके इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर। ये क्या हैं, इसके मुख्य उत्पादक देश हैं, मुख्य उत्पादक देश हैं। अगर अपने क्या देखें अन्य
उत्पादक देश तो फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप के जो क्षेत्र हैं, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया, रूस, अन्य देश वेनेजुएला, अल्जीरिया आदि क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। और अगर अपने बात करें भारत में, तो भारत में यह यहाँ लिख देता हूँ मैं, भारत में असम के डिगबोई क्षेत्र में, इसके अलावा मुंबई में बॉम्बे के अंदर बॉम्बे हाई, और इसके अलावा जो दो नदियां हैं कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी के डेल्टा के यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। भारत में पेट्रोलियम के जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो यह है। तो इस प्रकार से क्या है, हमने यहाँ तक जाना है, इसको एक बार जल्दी से रिपीट कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। परंपरागत स्रोत का एक मुख्य भाग है खनिज तेल। परंपरागत स्रोत का मुख्य भाग क्या है, खनिज तेल है। खनिज तेल का परिवहन आसान होता है, टैंकर की सहायता से भेजा जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का क्या होता है, यह आधार होता है। अगर अपने बात करते हैं हानि की, यह तो थे इसके लाभ, दो लाभ थे इसके। हानि की बात करें तो हानि के अंतर्गत क्या होगा, अधिप्लावन अगर तेल का होता है तो ऑक्सीजन का अपक्षय होगा, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी अगर अधिप्लावन किया जाता है। अमल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता। एक तो इसके कारण क्या होती है, अमल वर्षा होने के कारण बनता है यह। दूसरा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, यानी यह क्या है, एक भाग है ईंधन का भाग है एक तरह से। इसके द्वारा क्या है, जलाया जाता है इसको, चाहे ऊर्जा प्राप्त की जाती है या किसी प्रकार से काम में लिया जाता है। तो यह ईंधन क्या है, दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, यानी दोबारा आसानी से इसको बनाया नहीं जा सकता। यह थे इसके लाभ और हानि। अब अगर बात करें पेट्रोलियम के विस्तार से अध्ययन की, तो क्या है, पेट्रो प्लस लियम लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसमें पेट्रो का अर्थ सेल और लियम का अर्थ होता है तेल, यानी सेल के मध्य प्राप्त होने वाला तेल। यह इसका शुरुआती रूप होता है, गाढ़े काले तेल के रूप में होता है, और इसका वेतन जो होता है वो तटीय और अपतटीय क्षेत्र में किया जाता है। इसको निकाला जाता है, परिष्कृतशाला में भेजा जाता है उसके बाद, और तब वहाँ से इसका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, मोम और प्लास्टिक बनता है। इसी कारण, इन चीज़ों की उपयोगिता के कारण, इनकी चीज़ों की कमी के कारण क्या है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के कारण पेट्रोलियम को और पेट्रोलियम से बने पदार्थों को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। ठीक है, यानी पेट्रोलियम, या फिर यहाँ उपनाम इसका लिखें काला सोना, तो गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर हैं। और अन्य उत्पादक देश यूएसए, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया हैं। जिसमें भारत में क्या है, असम की डिगबोई, मुंबई के बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर यह प्राप्त होता है। तो यह हमारा एक पार्ट इसका शक्ति संसाधन का पहला भाग हमारा पूरा होता है। अभी बात करते हैं अपने प्राकृतिक गैस की। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक गैस की और जो पेट्रोलियम हमने पढ़ा था, उन दोनों की हानियां समान हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस हमें कहाँ प्राप्त होती है, जहाँ पेट्रोलियम प्राप्त होता है वहीं पर प्राप्त होती है। गुण कैसे होते हैं प्राकृतिक गैस के, लगभग पेट्रोल जैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपने प्राकृतिक गैस के बारे में। तो प्राकृतिक गैस क्या है, एक ईंधन का बहुत ही सुलभ प्रकार है, जिसके द्वारा क्या नहीं होता, ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है।
देखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। पाई कहाँ जाती है? पेट्रोलियम निक्षेपों के पास पाई जाती है। उससे पहले अगर लाभ की बात करें तो आसानी से यह भी, इसका भी परिवहन क्या होता है? परिवहन आसान होता है। क्या होता है? इसका परिवहन आसान होता है। इसको क्या है? पाइपलाइन की सहायता से पहुंचाया जा सकता है। दूसरे स्थानों पर पाइपलाइन की सहायता से इसको पहुंचाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। कोयले और तेल से ज़्यादा स्वच्छ होता है यह प्राकृतिक गैस। और इसके अलावा क्या है? अधिक स्वच्छ होता है। दूसरा, कोयले और तेल से अधिक ज़्यादा स्वच्छ और प्रदूषण रहित। प्रदूषण रहित। इसके अलावा तेल से सस्ता होता है। तेल से सस्ता भी होता है। ठीक है, तेल महंगा पड़ता है, पेट्रोलियम जो गैस है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। प्राकृतिक गैस जो है वो सस्ती होती है। जो नुकसान है वह सेम है ऑक्सीजन का अपक्षय। अगर इसका रिसाव होता है तो रिसाव होने के कारण अगर प्राकृतिक गैस की लीकेज होनी शुरू हो जाती है तो ऑक्सीजन में अपक्षय बढ़ जाता है। दूसरा, अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है और नए ईंधन का अन्वेषण जल्दी से नहीं होता। जल्दी से नहीं होता है। ठीक है, तो यह इसके क्या है? लाभ हैं और हानियां हैं। अभी पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पहली चीज़, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो पाई जाती है पेट्रोलियम निक्षेपों में प्राप्त होती है। यह। इसके अलावा जब निर्मुक्त होती है, जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। कब निर्मुक्त होती है भैया? निर्मुक्त कब होती है? जब अपरिष्कृत तेल को धरातल यानी नीचे से धरातल पर लाया जाता है, तब यह क्या होती है? इसका निष्कर्षण होता है। तब यह प्राप्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर पहुंचाया जाता है। अभी इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। उपयोग क्या होता है भाई? घरेलू और इसके साथ साथ वाणिज्यिक उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ईंधन का यह बहुत ही अच्छा प्रकार है। इसके प्रमुख उत्पादक देश, रूस, नॉर्वे, यूके, और नीदरलैंड क्या है? इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। ठीक है, यह बात होगी पेट्रोल के बाद प्राकृतिक गैस की। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र गति की जा रही है, जिसके कारण क्या है? प्रदूषक बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो जिसके कारण अम्लीय वर्षा हो सकती है। तो हमने क्या है? 2 भाग पूरे किए हैं, एक पेट्रोलियम, दूसरा प्राकृतिक गैस। क्या है हानि जो है वो पेट्रोलियम की सेम टू सेम है, अपक्षय
होने की, ऑक्सीजन का अपक्षय होता है, अम्ल वर्षा होती है, नए ईंधन का अवशोषण जल्दी से नहीं होता। दूसरा, प्राकृतिक गैस में क्या है, लाभ क्या क्या होंगे, परिवहन आसान है, कोयले और तेल से ज़्यादा स्वच्छ है, प्रदूषण रहित है और तेल से सस्ता पड़ता है। दूसरा, प्रदूषण क्या है, कम होता है, रहित नहीं है, कम, ठीक है। जल्दी है, पेट्रोलियम के निक्षेपों से प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है, निर्मुक्त कब होती है, जब परिष्कृत तेल को धरातल पर, अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, तब इसका निष्कर्षण होता है। उपयोग क्या होगा इसका, घरेलू और वाणिज्यिक उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं, रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, यानी सारे के सारे जो यूरोपीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ही इसका ज़्यादा निष्कर्षण होता है, या जहाँ पर इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या है, अपने चलते हैं दोबारा से थोड़े हमारे बोर्ड पे लिखे हुए पॉइंट के पीछे, ईंधन से स्टार्ट करते हैं। अभी पॉइंट हमारा प्राकृतिक गैस ही चल रहा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर यहाँ इस वीडियो में क्या है, टाइम बचता है तो करेंगे। अभी चलते हैं ईंधन के ऊपर। सबसे पहले क्या है, ईंधन के लाभ और हानि के बारे में बात करते हैं। ईंधन लाभ क्या है और हानि क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लाभ क्या है, ईंधन सुप्राप्य होता है। सुप्राप्य का मतलब क्या होता है भाई, आसानी से प्राप्त होने वाला, आसानी से प्राप्त होने वाला, ठीक है। दूसरा इसका लाभ है, बहुसंख्यक लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बहुसंख्यक लोगों के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करना इसका दूसरा लाभ है, ठीक है, करता है। अभी क्या है, हानि की बात करें तो संग्रहण के लिए अधिक है, संग्रहण में अधिक, संग्रहण में क्या होता है, अधिक समय का उपयोग होता है, समय का उपयोग। इसके अलावा निर्वनीकरण, निर्वनीकरण का मतलब होता है वनों में कमी। इसके कारण, यानी ईंधन अगर अपने क्या है, लकड़ियों को जलाएंगे, ईंधन का सबसे सुप्राप्य साधन कौन सा होगा, लकड़ियाँ होंगी। लकड़ियाँ को काट के जलाएंगे तो क्या होगा, निवनीकरण होगा। निर्वनीकरण का मतलब क्या होगा कि वनों में क्या है, लगातार कमी आएगी, वन जो हैं वो लगातार मिटते जाएंगे। इसके अलावा हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होगी। अगर वन कटेंगे तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव में वृद्धि होगी, ठीक है। यानी इंक्रीजमेंट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में, वो क्या है, लगातार इसके कारण बढ़ती रहेगी, क्योंकि निर्वनीकरण भी हो रहा है इसके साथ साथ। अब देखिए ईंधन क्या है, उपयोग, ईंधन का उपयोग किस लिए होता है भाई, उपयोग ऊष्मा या खाना पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए या खाना पकाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हमने गांव में देखा है ज़्यादातर क्या है, ईंधन का उपयोग या तो अपने आप को या अपने घर को गर्म करने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए इसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो देश में इसका उपयोग जो है वो 50% से अधिक लोग, अधिक गांव के लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं।
तो यह बात हो जाती है ईंधन की कि इसके लाभ क्या हैं, सुप्राप्य हैं, आसानी से प्राप्त होने वाला, या लोगों के बहुसंख्यक लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला तरीका है। यानी लकड़ियाँ, साधारण सी बात करते हैं अपने लकड़ियों की बात करते हैं, तो यह क्या है, ज़्यादातर लोगों को प्राप्त होने वाली होती है। लेकिन इसके संग्रहण में क्या है, अधिक समय लगता है, पेड़ों को काटना, उनको सुखाना, ठीक है, तब जाके वो काम के लिए उपयोगी बनते हैं, समय ज़्यादा लगता है। निर्वनीकरण का मतलब बताया मैंने कि वनों की कमी होगी, वनों की कटाई होगी, हरित गृह प्रभाव में इसके द्वारा वृद्धि होती है। उपयोग इसका बहुत ज़्यादा है, ऊष्मा पका के लिए और खाना पकाने के लिए करते हैं ज़्यादातर, लेकिन करने वाले लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं संख्या में। गाँव के लगभग 50% से ज़्यादा लोग क्या है, इसका उपयोग ईंधन के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पॉइंट है ईंधन वो भी पूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोयला। इससे पहले क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट रह जाता है इसके अंदर, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन के बारे में। तो जीवाश्मी ईंधन क्या होगा, इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यह क्या है, जीवाश्मीय ईंधन के प्रकार हैं। अब देखिए, हमने पेट्रोलियम पढ़ लिया है, प्राकृतिक गैस पढ़ लिया है, कोयला आपने पढ़ेंगे। यह क्या है, जीवाश्मीय ईंधन का प्रकार है। जीवाश्मीय ईंधन का मतलब क्या हो गया, जब करोड़ों या लाखों साल पहले जीव के रूप में जो चीज़ें नीचे पृथ्वी के अंदर दब गई थी, उनके द्वारा जो ऊर्जा के स्रोत बने हैं, जो ईंधन के स्रोत बने हैं, वो क्या हैं, जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मीय ईंधनों में परिवर्तित हो गए थे, वो जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या, ये क्या है, खनिजों के भंडार जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है, इनका उपयोग जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनका पुनर्भरण या पुनर्निर्माण इसका क्या है, बहुत ही लंबी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इनका क्या है, उपयोग क्या है, सीमित करना चाहिए, या इनके स्थान पर अन्य जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करना हमें ज़रूरी समझना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अपना जो पॉइंट होगा वो कोयला होगा। हाँ, तो कोयले के अंदर देखते हैं इसके लाभ और हानि। लाभ क्या है, सबसे पहला विस्तृत रूप से उपलब्ध प्राप्त होता है। यह विस्तृत रूप से उपलब्ध, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में यह हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है, बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। दूसरा, विद्युत संस्करण के लिए, रूपांतरण के लिए क्या है, उपयुक्त। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि क्या होगी इसकी, प्रदूषण में वृद्धि, या प्रदूषण क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसके द्वारा या इसके कारण होता है। नेक्स्ट, इसका हानि है पर्यावरण के लिए भारी, या परिवहन के लिए क्या है, भारी। परिवहन हेतु भारी है, ये बहुत ज़्यादा, परिवहन थोड़ा क्या है, इससे मुश्किल होता है। इसके और जो अन्य उपयोग हैं, या किस प्रकार से कहाँ कहाँ ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे। यहाँ तक क्या है, इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए क्या है, इन चीज़ों को रिपीट कीजिए। जैसे क्या है, सभी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और
प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, इसके गुण क्या हैं और उपयोग क्या हैं, इसको ज़रूर